हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और आज का वीडियो आपका जो एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती ये सीरीज चल रही है, इसमें 37वां वीडियो है आज का। और आज का टॉपिक रहेगा आपका सोशल साइंस में कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। क्योंकि जो ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं, उन्होंने ज़्यादातर जो प्रभाव है हमारी आर्थिक स्थिति पर डाला था। क्योंकि जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला जो भारत है, उसको आज ये स्थिति है वो किन की वजह से है? अंग्रेज़ों की वजह से। ठीक है ना। तो सारा कुछ हम जानेंगे क्या क्या प्रभाव पड़े। और इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक शेयर करें और कमेंट भी क्या करें कि आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं। ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसलिए दिखाते हैं कि मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर किसी बुक में है किसी में नहीं है तो हम आपको जो है ओरली बता देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। हर एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी है, तो वो देती दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें अपना क्या है कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं दादा भाई नौरोजी के लिए। अगला है कि वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। और पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया जो है ये पुस्तक किसने लिखी है, ये भी दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए, यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। चलिए, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन थे, तो वो थे रजनी पाम दत्त ने लिखी थी आपकी इंडिया टुडे। और वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, J.N. टाटा के द्वारा जो है टिस्को कंपनी की स्थापना 1907 में की गई थी। और कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा, तो ये महात्मा गांधी जी ने की थी कुटीर उद्योगों के लिए। और वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एवं एंड जो है वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा, तो ये कावस जी डाबर, जिनकी डाबर कंपनी चलती है ना आज के समय में, आप देखते होंगे, तो उन्हीं से जो है इनका रिलेशन रहा है। तो कावस जी डाबर जो है इन्होंने की थी। और वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में। और भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था, ये 1833 में स्थापित हुआ था। चलिए, प्रसिद्ध इतिहासकार जो हैं K.M. पाणिक्कर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा था। ठीक है ना, डाकू राज कहा था क्योंकि जो है काफ़ी लूट इंडिया में हुई थी। और प्रसिद्ध प्रमुख जो है कृषि पद्धतियाँ, इनको जानेंगे। प्रथम विशेषता, जैसे एक जो प्रथा थी जिसे कहते थे तिनकठिया प्रथा, तो इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण जो बिहार है उसके किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। तो ये मतलब कि अगर आपका 20 एकड़ मतलब 20 भाग खेती है तो उसमें जो 3 भाग है उस पर आपको नील की खेती ही करनी होगी, चाहे आपको फायदा हो या घाटा हो। और ददनी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम तथा पेशनी के रूप में धन देते थे। ये कहलाती थी ददनी प्रथा। ठीक है ना, कि मतलब जो चीज़ आपको ब्रिटिश व्यापारी क्या करते थे कि आपको ये माल मतलब इसकी खेती करनी है, ये आपको हम धन देते हैं। तो इससे क्या होता था कि जो है बाद में ये जो है कम कीमत पर ये लेते थे और इनसे खेती करवाते थे। और ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था में 3 याद रखिएगा। स्थायी बंदोबस्त या जिसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में चालू की थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, बनारस, इन क्षेत्रों में ये अप्लाई की गई थी। और एक थी आपकी रैयतवाड़ी प्रथा जो टॉमस मुनरो ने 1820 में संचालित की, बम्बई, मद्रास और असम में। और एक है महलवाड़ी प्रथा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में उत्तर प्रदेश, MP प्रांत और पंजाब में जो है ये संचालित की थी। तीनों को याद रखिएगा। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी, तो वो थी रैयतवाड़ी प्रथा। ठीक है ना। और रैयतवाड़ी हमने आपको बता ही दिया है कि किसने की थी आपकी, तो ये टॉमस मुनरो ने 1820 में। और स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसके से संबंधित है, तो भू राजस्व निर्धारण से, जो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का लाया था। और भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में जो है बम्बई से ठाणे तक प्रथम रेल चली थी, याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव। ये आपकी नेक्स्ट जो है GS की बुक है।
तो भारत में उपनिवेशी जो है शासनकाल में होम चार्जेज यानी कि जो गृहकर होते थे भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियां जो होम चार्जेज की संगठित थी क्या कि लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के भरण पोषण के लिए प्रयोग लाई जाने वाली निधि तथा भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी हैं उनके वेतन तथा पेंशन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि कहलाती थी होम चार्जेज जो अप्लाई किए जाते थे। और शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए जो ये प्रयोग किया जाता था। और ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई जो है स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था क्या कि धनी वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिया जाना कि लोगों के पास जो संपत्ति थी वो उसमें ज़्यादा धन नहीं लगाते थे, ठीक है ना। उन्हें डर रहता था कि कहीं अंग्रेज हमसे छीन ना लें। स्तंभदारी बंदोबस्त लागू किया था किसने? लॉर्ड कार्नवालिस ने, जिसे आपका हम जमींदारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस के प्रशासन में स्थायी बंदोबस्त किया गया था जमींदारी से संबंधित। लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त 1793 में, ठीक है ना। सन भी याद रखना पड़ेगा आपके लिए। चलिए आगे है चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक मजदूरों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इन्होंने लागू तो कर दिए थे लेकिन जो जमींदार थे उनके ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होने के कारण वो मनमानी करते रहे। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट को लागू करने का क्या कारण था कि भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना ये मुख्य कार्य था। और यहाँ पर देखिए 1885 ईस्वी में बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था। सर थॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है वो है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था जो आपकी 1820 में संचालित हुई। रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में, ठीक है ना। और कुछ असम में भी ये अप्लाई हुआ था। और अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ की थी? ये मद्रास प्रेसिडेंसी में की थी। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिण तथा पश्चिमी भारत में। दक्षिण में आपका ये हो जाएगा मद्रास वगैरह और जो है पश्चिम में आपका, ठीक है ना, इन दोनों जगह थी बम्बई में। चलिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है क्या है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ठीक है ना, ये सही है। सरकार रैयत के पट्टे देती थी और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। जैसी भूमि वैसा कर लगता था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में होती है। और दादाभाई नौरोजी द्वारा अपवाह सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी की परिभाषा सही अर्थ क्या है कि भारत में राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा जो है कुल वार्षिक, यहाँ देखते हैं, चलिए, कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। कहने का मतलब है कि पैसा वो कमाते थे भारत से और भारत में उसको लगाते नहीं थे। जैसे मान लीजिए आपके जो इंडियन राजा, चाहे आप देख लें मुगल को देखें या कोई भी देख लें, तो वो भारत से तो कमाते थे लेकिन उस धन को कहाँ भारत में लगा देते थे। जैसे मान लीजिए आपका ताजमहल बना है तो वो आज कमाई का जरिया है। आपका लाल किला बना है, कुतुब मीनार बनी है, तो ये इंडिया में ही तो बने हैं। लेकिन जो अंग्रेज पैसा कमाते थे वो विदेश ले जाते थे। ये होती थी आपकी ड्रेन थ्योरी, ठीक है ना। आर्थिक दोहन, ये सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने दिया था। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन दादाभाई नौरोजी ने बताया था। और भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे वो कौन थे? दादाभाई नौरोजी और सुब्रमण्यम अय्यर तथा R.C. दत्त, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सारी आपको याद रखनी है, कोई भी चीज़ आप इग्नोर ना करिएगा। चलिए, ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था कौन? सर सैयद अहमद खां जो है विश्वास नहीं करते थे। पॉवर्टी एंड आर्बिट्रेरी रूल इन इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दादाभाई नौरोजी की पुस्तक है। दादाभाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। किसी ने ये हिम्मत तक नहीं की थी। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी थी, यह विचार व्यक्त किया था जो है कार्ल मार्क्स ने। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये आपकी बुक्स है। अभी आपको क्या करना है, पहले तो वीडियो को लाइक करना है। एक अच्छा 8 की आपकी बुक है जिसमें ये 6वां चैप्टर दिया है ब्रिटिश राज्य के अधीन भारत। तो इसमें हमें कुछ चीज़ें समझनी थी, वो हम आपको हाईलाइट हमने कर दिए हैं, ठीक है ना। चलिए, ब्रिटिश साम्राज्य विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार इंग्लैंड में भारत की शासन की देखरेख तथा नियंत्रण रखने के लिए एक मंत्री अलग से नियुक्त हुआ जो भारत मंत्री कहलाता था। यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, ठीक है ना। ब्रिटिश, जिसे हम भारत सचिव भी कहते हैं, और भारत में गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा था। तो चलिए, ये इतना इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है हमें। 1861 में क्या हुआ कि एक एक्ट आया, ठीक है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट। तो इसके द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल परिषद का नाम क्या हो गया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया था, ठीक है ना। और इसमें सदस्यों की संख्या 6 से 12 करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को
मिल गया था। अगला है आपका इंडिया काउंसिल एक्ट, जो कब आया था? 1892 में आया था, और इसमें जो है सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई थी। और ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इतना तो आगे हम डिस्कस भी करेंगे। चलिए एक और है 1863 ईस्वी में यह परीक्षा जो ICS की परीक्षा होती थी उसको उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे, ठीक है ना। ये रविंद्रनाथ ठाकुर के जो है बड़े भाई थे। चलिए आगे देखिएगा। और आज ICS एवं IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा जिन्हें हम कहते हैं, IAS कहते हैं ना, तो वही उस समय ये ICS कहलाता था। चलिए नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महेंद्र लाल सरकार का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द जो है कल्टिवेशन ऑफ साइंस नामक की संस्था की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है ना। चलिए और इसके बाद थोड़ा इधर भी है, देखिए प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा और बीरबल साहनी जैसे कई वैज्ञानिकों ने ख्याति अर्जित की है। और CV रमन ने अपने कार्य के लिए जो है नोबेल पुरस्कार जीता था। और श्रीनिवास रामानुजन गणित और विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारतीय महान वैज्ञानिक ये हुए हैं। इनके बारे में हम थोड़ा बहुत आगे भी देखेंगे जब हम आपको जनरल पेपर की सीरीज लेकर आएंगे। 1835 ईस्वी में अंग्रेज भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी थी, ठीक है ना। अंग्रेजी जो है सरकारी भाषा कब बनी? 1835 में। और शिक्षा के प्रसार हेतु 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। तो ये था आपका वीडियो जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देके हमने ब्रिटिशर्स के। इसका जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा 1857 की क्रांति, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।